नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने वाले हैं अगले 1 घंटे, जिसमें मुख्य घटनाक्रम जो आज रहने वाला है वो है संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इस समय चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज महत्वपूर्ण है वो है वक्फ संशोधन बिल, जिसको लोकसभा में कल पेश किया गया और उसके बाद पारित कर लिया गया और आज राज्यसभा में इसको पेश किया जाने वाला है। कौन से वो अहम मुद्दे हैं इस बिल के साथ जुड़े हुए और किसने कल क्या कहा, और आज जब राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा तो कितना अहम हो जाता है आज का दिन भी। इसके साथ साथ खबरें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से जुड़ी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा के लिए हो चुके हैं रवाना। साथ ही 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं शिरकत। कितने अहम है ये यात्रा, किन मायनों में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भी उनकी वार्ता होने वाली है। बताएंगे आपको एक एक अपडेट, संवाददाताओं से भी लेंगे तमाम बड़ी जानकारियां। इसके साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात की जाए तो ट्रंप ने बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं और जवाबी साझेदारी देशों के साथ रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसको लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी है। भारत पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ खबरें मौसम और अखबारों की सुर्खियों से भी होने वाली है। बताएंगे आपको कारोबार जगत से क्या चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। देश भर के वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता से जुड़ा वक्फ संशोधन बिल देर रात लोकसभा में पास। पक्ष में 288 और विपक्ष में पड़े 232 वोट। आज राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर लोकसभा में प्रस्ताव पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आरक्षण से जुड़े विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले से हुई जातीय हिंसा, लेकिन हालात अभी संतोषजनक, नियंत्रण में है स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा पर। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। थाई प्रधानमंत्री के साथ भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा। भारत पर लगाया 26% रेसिप्रोकल टैक्स। 10 से 49% तक के टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भूमिका पर उठ रहे सवाल। और खेल की खबरों में बीसीसीआई ने की टीम इंडिया के घरेलू कार्यक्रम की घोषणा। अक्टूबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, तो वहीं नवंबर में तीनों फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका से होगी भिड़ंत। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्मीदों के बिल की। जी हां, वक्फ संशोधन बिल के कल जिसको लोकसभा में पास कर लिया गया है और आज राज्यसभा में बड़ा दिन है। तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच और 10.5 घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को लोकसभा ने पारित कर दिया। सदन ने अनेक विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 मतों से विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। तो मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर यथा संशोधित पारित हुआ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने के कई विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को मुसलमानों को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया सुन्नी समेत समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रही है। रिजिजू ने साथ ही कहा कि विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन यह कहना कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, ये सही नहीं है। लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है,
अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि गैर मुस्लिम सदस्य केवल वक्फ को दान में मिली संपत्ति का प्रबंधन और नियमन का कार्य करेंगे। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। मान्यवर एक अफवाह और फैला रहे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पढ़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी, उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष से कई तरह के रिएक्शन भी आए हैं। देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो, उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है। ये तो सरकारी दल का ज्यादा संख्या है, इसलिए वो सरकार बनाया। विरोधी दल के ओर से हम लोग जितना बाधा दे सकता उतना बाधा दिया। हमने हर क्लॉज पर, हर खंड पर हम विरोध किया, अमेंडमेंट दिया, वोटिंग कराया। फिर सरकार और ये बिल के खिलाफ जितना बोल सकते हम बोले। बिल तो पास होने वाला ही था। मैं ये मानता हूं कि जितने संशोधन के बाद आज जब इसको लेकर आया गया है, तो इसको वो ढांचा, वो स्वरूप दिया गया है जो पुअर मुसलमान है। ये उन लोगों के हक की बात करता है, मुसलमानों में भी, जो आज की तारीख में भी हाशिए में है। भले वो मुसलमानों में पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हों, महिला मुसलमान हों, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ इनमें संशोधन किए गए हैं। मुझे
तकलीफ इस बात की होती है कि अगर किसी सिस्टम में आप पारदर्शिता ला रहे हैं तो इससे आपको डर किस बात का है, फिर इससे आपको घबराहट किस बात की है। क्वेश्चन तब खड़े होते हैं जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जब आप अदालत तक, न्यायालय तक जाने की आप इजाज़त नहीं देते, जब आप किसी के ऊपर तुरंत अपना हक आप बना लेते हैं बिना सामने वाले को इस बात का मौका दिए कि वो न्यायालय में जाके अपने पक्ष को भी रख सके। इन बातों से चिंता होनी चाहिए। बट जब आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, पारदर्शिता लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर विपक्ष को इन बातों के ऊपर बांटने की राजनीति दिखती है तो ये उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि उनकी सोच ये रही भी है। On the Waqf bill, it was a much more protracted process. It took a very long time, went on till almost 2 o'clock in the morning, with many of the amendments being put to a vote. At the end of the day, the government prevailed by a fairly small majority of about 50 votes. It wasn't, I must say, an easy matter. There were very strong views expressed on all sides of the debate. I myself did not speak in the debate, but I can tell you that as far as Parliament is concerned, a very thorough airing of all the issues was heard. बहुत अच्छा हुआ। बहुविध जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की ज़मीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को ज़मीन पर हक मिले। वक्फ बिल, उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है इससे, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो गरीब मुस्लिम परिवार जिनको इसके लाभ से दूर रखा गया। पिछले 75 वर्षों में 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और 1995 के बाद 2013 में जब इसमें संशोधन किए गए तो इतनी ताकतें दे दी गई कि मात्र 200 लोगों के हाथ में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्ति, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन चंद गिने चुने लोगों के हाथ में देकर रखा। और इसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार एक के बाद दूसरा राज्य में हुआ, चाहे वो बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, यूपी की बात करें, जहां जहां विपक्ष की सरकारें रही, इनके नेताओं के नाम, उनके संरक्षण, ऐसा करके अन्य लोगों को उसमें लाभ मिले। इसमें स्पष्ट दिखता है कि वक्फ के बिल में बदलाव इसलिए नहीं चाहते थे कि कईयों की दुकान भ्रष्टाचार की चलती थी। तो वक्त के साथ किस तरीके से वक्फ को बदलना है, यही संशोधन बिल है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसे में तीखे शब्दवाण भी देखने को मिले। बिल पर चर्चा के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसके मसौदे की प्रति ही फाड़ दी। सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि यह भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने साथ ही विरोध में कहा कि इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। और आज क्या दोनों सदनों में होने वाला है, कौन कौन से वो विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है, आइए हमारे संवाददाता कुमार आलोक के समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधा उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। कुमार आलोक, भारतीय संसद ने कानून में बदलाव लेने जा रही है, ये कोई सामान्य बात जरूर है, लेकिन अगर वक्फ की बात आती है तो ये गंभीर बन जाता है। और कल जिस तरीके से हमने देखा कि पक्ष और विपक्ष में सियासी शब्दबाण तो चले, साथ ही साथ सरकार ने विपक्ष जो विरोध कर रहा था उसको लामबंद भी कर दिया। आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है जब राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होनी है। कितने बजे समय निर्धारित किया गया है और कितने घंटे इस चर्चा को निर्धारित किए गए? कल बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा रही है जिसके बाद इसको पारित करा लिया गया। अब राज्यसभा रह गई है, उच्च सदन रह गया, जिसके बाद इसको कानून में बदल दिया जाएगा। देखिए, राज्यसभा के
जो सेक्रेटेरिएट है उनसे, उनके अधिकारियों से हमने बात की, कल देर शाम हमने बात की, देर रात हमने बात की, तो उनका कहना था कि क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बाद यानी लंच के बाद इस बिल को लाया जा सकता है और इसके लिए 8 घंटे की चर्चा का समय रखा गया है। लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ बिजनेस देखें आप राज्यसभा का आज की जो कार्यवाही है उसमें ये लिस्टेड नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ऐसी आशा की जा रही है कि आज ये बिल राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लिस्टेड नहीं है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट राज्यसभा में खासकर मणिपुर में जो धारा 356 लगाया गया था, 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया गया था। तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो एक रेजोल्यूशन मूव करेंगे। ये राज्यसभा की कार्यवाही का आज का हिस्सा है। अगर लोकसभा की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो वहां पर कोस्टल मर्चेंट शिपिंग बिल यानी बंदरगाहों की सुरक्षा, बंदरगाहों को किस तरीके से मॉडिफाइड किया जाए, इसको लेकर सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में इस बिल को लेकर के आएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में, लोकसभा में तो जिस तरीके से बहुमत के साथ, एक अच्छी बहुमत के साथ इस वक्त बिल को पास किया गया। अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में बहुमत को लेकर के भी यहाँ पर कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, क्योंकि अगर आप 2014 से देखें, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, हालांकि वो अल्पमत में थी एनडीए वहां पर राज्यसभा में 2014 की अगर हम बात करें, लेकिन यह भी रिकॉर्ड रहा है कि 2014 से लेकर 2025 तक कोई भी ऐसा बिल जो सरकार ने लाया है राज्यसभा में बहुमत ना रहते हुए भी सरकार ने अपने विधेयक को पारित करवाया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि जब कश्मीर से संबंधित जो बिल था धारा 370 को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल था और सरकार को ऐसा लग रहा था कि वो बिल पास होने में काफी दिक्कत होगी, लेकिन वो बिल आराम से पास हुआ। तो अभी जो स्ट्रेंथ है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 250 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें कि 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। लेकिन अभी का जो स्ट्रेंथ है उसमें 236 कुल सदस्य हैं। बहुमत के लिए 119 चाहिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को। और अभी हम अगर पूरे एनडीए के सांसदों की या जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोकसभा में जिन पार्टियों ने सपोर्ट किया, उसके हिसाब से 121 सांसद एनडीए के जो हैं वो अभी सरकार को सहायता कर सकते हैं, सरकार को मदद कर सकते हैं। तो 119 से 121 यानी 2 सांसद अधिक ही हैं। अब दो पार्टियां, एआईएडीएमके के 4 हैं, एआईएडीएमके के 4 सदस्य हैं। अभी वो किस तरफ जाएंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बीजू जनता दल और वाईएसआर जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, एक कुल मिलाकर 7 सांसद इनके राज्यसभा में हैं और इन्होंने विरोध करने का फैसला किया है। अब इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियों की बात करें तो यहां पर इनके 3 सांसद हैं और ये इनका रुख कहां होगा ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन 121 सांसद यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 119 चाहिए बहुमत के लिए, यानी किसी भी बिल को पास कराने के लिए, और एनडीए के पास अभी 121 सांसद हैं। तो हम समझते हैं कि अगर ये बिल लाया जाएगा राज्यसभा में, वक्फ संशोधन बिल, तो यह आराम से सरकार यहां भी इस बिल को पारित करवाने में सफल होगी। बिल्कुल, तो आज सबकी नजर राज्यसभा में रहेगी। इसके साथ साथ क्या ये भी खबर आ चुकी है आलोक कि पक्ष और विपक्ष से कौन चर्चा की शुरुआत करेगा, कौन सा सांसद? देखिए, मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के सूत्रों के अनुसार यानी उनके सेक्रेटरीट के अनुसार कि यह बिल लाया जा सकता है 0 आवर और प्रश्नकाल के बाद, लंच के बाद। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियों में से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो अभी ऐसा कोई उनके दल की ओर से कोई ऐसा फरमान नहीं आया है कि चर्चा की शुरुआत कौन करेंगे और कौन कौन इस डिबेट में हिस्सा लेंगे। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कुमार आलोक की कल जिस तरीके से चर्चा हुई उसमें सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से 1995 के बाद का जो बिल, उसके बाद जिस तरीके से 2013 में तमाम अनियमितताएं हुई, उसके बाद सरकार बता रही है कि मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा सरकार अपनी नीयत को स्पष्ट करती हुई यहाँ नजर आ रही है। देखिए, 2013 में जो वक्फ कानून जिस तरीके से यूपीए सरकार ने उसको अपने तरह से बनाया, उस कानून के तहत ये था कि वक्फ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, यानी अदालतों से भी ऊपर है। तो और इतने ज्यादा अधिकार दिए गए, यानी कि एक तरह से आप देखें कि पूरे 70 वर्षों में जिस तरीके से वहां पर माफियाओं का राज रहा है, जिस तरीके से जो उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ है, और खासकर आप देखें कि कल जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा रहा था, तो हजारों की संख्या में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, खासकर पसमानदा, पस का अर्थ होता है पिछड़ा और बांदा का अर्थ होता है थकारा,
तो यानी पसमानदा मुसलमानों की एक बड़ी संख्या थी वहां पर, उसमें महिलाएं भी थी, और महिलाओं को पहली बार मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई है इस वक्त संशोधन बिल में। कहीं ना कहीं कहा जाए तो मुसलमानों के सभी समुदाय को इसमें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ उनके हित की बात इस वक्फ संशोधन बिल में की जा रही है। आज सबकी निगाहें राज्यसभा पर होगी जब इसमें चर्चा की शुरुआत होगी और देखना होगा, लिस्टेड नहीं है लेकिन किस तरीके से कितने बजे इस चर्चा को सूचीबद्ध किया जाता है। फिलहाल कुमार, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ते, लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले सांविधिक संकल्प को देर रात भी पारित कर दिया। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुरूप 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए एक सांविधिक संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने सदन में कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों से चर्चा की और बहुमत सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। शाह ने साथ ही बताया कि इसके बाद कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की, जिसे राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार भी कर लिया। शाह ने साथ ही जानकारी दी कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करने की है और वहां पिछले 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है और केवल 2 लोग घायल हुए हैं। साथ ही जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि सरकार चाहती है कि मणिपुर में जल्द शांति हो, पुनर्वास हो और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की भी अपील कर डाली। ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी। जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से जुड़ी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या है इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरों पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री थाईलैंड पहुंचेंगे, जिसके बाद वे श्रीलंका जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अगले 3 दिन मैं थाईलैंड और श्रीलंका में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। इससे इन देशों और बिम्स्टेक के साथ भारत का सहयोग मजबूत होगा। पीएम ने लिखा कि वो आज बैंकॉक में थाईलैंड के अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत थाईलैंड मित्रता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और कल प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शरीक होंगे और साथ ही थाईलैंड के राजा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि उनकी यह यात्रा श्रीलंका के राष्ट्रपति की सफल भारत यात्रा के बाद हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी कल आयोजित होने वाले 6ठे बिम्स्टेक देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक की मेजबानी थाईलैंड की ओर से की जा रही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री
पोइटुंगटॉन शिनवात्रा ने पीएम मोदी को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नेबर फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक विजन 2030 को भी अपनाया जाएगा। बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भारत सहित कुल 7 देश हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जैसे देश शामिल हैं। Prime Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के नेता सहयोग को और गति प्रदान करने के तरीकों और साधनों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। भारत क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए बिम्स्टेक में कई पहल कर रहा है। इनमें सुरक्षा बढ़ाना, व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना, भौतिक, समुद्री और डिजिटल संपर्क स्थापित करना, खाद्य, ऊर्जा, जलवायु और मानव सुरक्षा में सहयोग करना, क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और देशों के बीच भविष्य की साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर बात करेंगे। The Prime Minister will hold bilateral meetings with the Prime Minister of Thailand, Ms. Paetongtarn Shinawatra. They will review the progress in the entire gamut of bilateral relations and ways to add greater momentum to the India-Thailand bilateral partnership, and also exchange views on the regional and multilateral issues. They will also witness the signing of several bilateral documents. भारत और थाईलैंड समुद्र के जरिए सीमा साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध हैं। भारत के लिए यह मंच दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। आर्थिक निवेश को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद से निपटना, ये बहुउद्देशीय केंद्र बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द बिम्स्टेक का ताना बाना बुना गया है। और भारत कैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश और दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक सूत्रधार के रूप में बिम्स्टेक के लिए काम करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और इस बार के बिम्स्टेक सम्मेलन में जब बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा तो देखना ये होगा कि आने वाले सालों में बिम्स्टेक मल्टीलैटरल फोरम्स पर अपनी मौजूदगी को कैसे दर्ज करवाता है। कैमरामैन सेंथिल के साथ आंचल गुलाटी गुम्बर, बैंकॉक, थाईलैंड बिम्स्टेक समिट। और ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी गुम्बर बैंकॉक से। आइए सीधा आंचल का रुख करेंगे। आंचल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत और थाईलैंड के बीच के जो राजनयिक संबंध है बेहद ही पुराने और प्रगाढ़ हैं। अगर भारत की आज़ादी से ही देखा जाए तो दोनों देशों के बीच राजनयिक जो संबंध है वो मजबूत रहे हैं। भारत और थाईलैंड अपने आप में समुद्री पड़ोसी साझेदार भी है और कई रक्षा एक्सरसाइजेस भी करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कितनी अहम है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? चलिए, सबसे पहले तो स्वादिखा, हम थाईलैंड में मौजूद हैं जिसे लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है और ये मुस्कुराहट हम यहाँ से आपके लिए भेज रहे हैं। बहुत अहम सवाल आपने किया कि किस तरह से थाईलैंड और भारत के रिश्ते जो कई हजार वर्ष पुराने हैं उन्हें जोड़ती है उनकी संस्कृति, उन्हें जोड़ता है बुद्धिज्म, उन्हें जोड़ता है आर्थिक विकास, और वो आर्थिक विकास कैसे बिम्स्टेक को आगे लेके जाता है, क्योंकि भारत बिम्स्टेक का संस्थापक देश है। अगर हम थाईलैंड और भारत के रिश्तों को देखें तो रक्षा क्षेत्र, जहां पर हम कई ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें हम सियाम की बात करते हैं, हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, हम मैत्री, यानी तीनों अलग अलग फॉर्म्स जो डिफेंस सेक्टर से आती हैं। हम अगर आर्थिक विश्लेषण का जिक्र करें तो कैसे
जो थाईलैंड है वो आईटी और फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोटिव्स में इतना आगे है कि वो भारत के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। दोनों के लिए ये पूरा क्षेत्र कैसे आने वाले समय में एक विन विन सिचुएशन को लेकर तैयार करेगा। और जहां तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात है, हमने देखा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में खास तौर पे भगवान राम का यहाँ बहुत महत्व है, क्योंकि हम यहाँ जिस तरह से रामायण को एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ मानते हैं, इस तरह से कई यहाँ पर जो मंदिर है जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं वहां पर भी रामायण का जिक्र है। आने वाले समय में जब हम थाईलैंड के अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं जिसमें ऑटोमोटिव्स के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स है, कपड़ा मार्केट बहुत बड़ा है और आईटी क्षेत्र में कैसे भारत अहम साझेदार के रूप में उभरेगा। यानी कि जब हम 2030 की बात करते हैं तो 16 बिलियन से ज्यादा व्यापार को पहुंचाने का लक्ष्य दोनों देशों के बीच है। और उस लिहाज से नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम नीति के साथ और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसे आगे लेकर भारत चल रहा है। और हमने देखा कि किस तरह से जब थाईलैंड में जब भूकंप आया तो इंडिया एक्टेड एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और इसी का जिक्र जो यहाँ पर भारतीय राजदूत हैं उन्होंने किया कि कैसे भारत चाहे जब हम कोविड की बात करें या किसी भी समय में कंधे से कंधा मिलाकर थाईलैंड के लिए हमेशा खड़ा रहा है। और आने वाले समय में बिम्स्टेक के जरिए थाईलैंड को और भारत के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से एक नई गाथा लिखते हुए नजर आएंगे, वो हम कल देखेंगे जब कई ऐसे एमओयूज हैं जो साइन होने हैं। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा, चार्टर पहले ही अपनाया जा चुका है डिक्लेरेशन के लिहाज से। तो कैसे इन तमाम देशों की संप्रभुता, उनके राष्ट्रीय साझा हित, क्षेत्रीय अखंडता, शांतिपूर्ण क्षेत्रवाद और विस्तारीकरण है, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। आंचल, इसके साथ साथ जब वो थाईलैंड पहुंचेंगे तो उनके ग्रैंड वेलकम के लिए क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, अभी जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे एयरपोर्ट से तो वहीं से उनका ग्रैंड वेलकम शुरू होगा। और जब वो होटल पहुंचेंगे तो यहाँ भारतीय समुदाय जो है वो बहुत उत्साहित है और उनसे मिलने के लिए लालायित है, क्योंकि लगातार यहाँ प्रधानमंत्री जब भी किसी देश जाते हैं तो जो वहाँ का भारतीय समुदाय यानी कि 2.5 लाख के आसपास भारतीय थाईलैंड में रहते हैं और उनका रेमिटेंसेस जो भारत की तरफ आता है वो बहुत ज्यादा। खास तौर पर उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और वो उत्साहित है। उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम जो है वो भी होटल में रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि किस तरह से भारत ने हमेशा समानता, साझेदारी, आर्थिक विकास, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद से निपटने की जो प्रतिबद्धता बिम्स्टेक में दर्शाई है, उसी स्टेटमेंट के साथ भारत दशकों से हमेशा आगे चलता रहा है। ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज बनकर हमने देखा कि कैसे भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देश और दक्षिण एशिया जो एशियाई देश हैं उनके बीच जो खाई को पाटने का काम तो कर ही रहा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्रधार भी है। क्योंकि जैसे कि अलग प्रमुख जो क्षेत्र हैं, हम बात करें भारत के लिए जो प्रमुख क्षेत्र अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक में तो वो ऊर्जा है, वहीं पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी भी है यहाँ पर। और कैसे आने वाले समय में जो अलग अलग मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, यानी कि बिम्स्टेक की हम बात करते हैं, हम आसियान की बात करते हैं, ये जो देश हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, साथ ही साथ अगर हम डीपीआई को देखें यानी कि कैसे हमारा जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे मजबूत होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने की बात कही गई है। तो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशंस को कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आगे लेकर जाना है, उसमें भारत अहम भूमिका निभाता हुआ। बिल्कुल आंचल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड के, जहां 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ साथ थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। बेहद ही अहम इस यात्रा को माना जा रहा है। आंचल, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए आयात शुल्क की घोषणा की है, जिसमें दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले शुल्कों की रूपरेखा बताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए आयात शुल्क के मुताबिक भारत पर 26% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। वहीं अमेरिका की ओर से चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने यह घोषणा मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को संबोधित करते हुए कही है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषित कर दिया है नया आयात शुल्क, और ये नया आयात शुल्क साझेदार देशों के साथ जवाबी शुल्क के तौर पर माना जा रहा है। और ट्रंप ने अलग अलग देशों के लिए अलग अलग दरों की घोषणा की है। ट्रंप ने इसे अमेरिका की आजादी करार दिया।
पारस्परिक टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद से ही ऊंची कीमतों और दुनिया भर में ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, तो चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% और जापान पर 24% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने यह घोषणा मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को संबोधित करते हुए कही है। तो ट्रंप की इस घोषणा के बाद वैश्विक स्तर पर असर दिखता हुआ नजर आ रहा है और कई देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है, तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंबोडिया पर 49% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। वियतनाम पर 46% टैरिफ। आपको बता दें कि इसके साथ साथ बांग्लादेश पर 37% टैरिफ। तो अनेक देशों पर इस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो थाईलैंड पे कितना टैक्स लगा रहे हैं ट्रंप? थाईलैंड पे लगा रहे हैं 36%। तो अनेक जगहों पर अनेक देशों में टैरिफ लगाने की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप करते हुए वहीं चीन पर 34% का टैरिफ की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने कर डाली है। वहीं दक्षिण अफ्रीका पर 30%। आपको भारत का बता दें, भारत का तो बता ही चुके हम, 26%। वहीं पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। तो एक तरीके से कहें कि ग्लोबल बाजार में इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अनेक देशों से इसकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। हमारे संवाददाता इस समय अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये जो 26% टैरिफ को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो किन किन भारत के क्षेत्रों पर ये टैरिफ लगेगा और किस क्षेत्र पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो टैरिफ लगा है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये भारत के तकरीबन अगर एल्युमिनियम को कहें तो एल्युमिनियम पे ये टैक्स नहीं लगेगा। ट्रंप ने जो घोषणा की है, अगर सेमीकंडक्टर का हम कुछ करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स पे भी टैक्स नहीं लगेगा। फार्मास्यूटिकल्स को भी उसे एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन जो अधिकांश चीजें हैं भारत की तरफ से जाने वाली, उस पर ये टैक्स लगेंगे। और ये टैक्स चूंकि अमेरिका को ये लगता है कि उन्होंने दुनिया में जो अभी तक लोगों को कंसेशन दिया था उसके कई कारण थे। अमेरिका दुनिया के लीडर के रूप में अपने आप को अभी तक प्रोजेक्ट किया है और अब उनको लगता है कि हम केवल ठगा गया है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सब पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है। अब निश्चित तौर पे जो भारत की रणनीति है कि भारत उनसे बात करेगा। भारत का हमेशा डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के तहत हम काम करते हैं। अभी ट्रंप प्रशासन का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हुए थे, 4-5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आया था और जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल के साथ उनकी बात भी हुई थी। तो निश्चित तौर पे एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देखिए, अमेरिका दुनिया का एक ऐसा बाजार है जिससे कोई भी देश नहीं चाहता है कि उस बाजार पे निकल जाए, चाहे टैरिफ जितना भी हो। लेकिन निगोशिएशन की प्रक्रिया, जो लोगों का कहना है कि निगोशिएशन की प्रक्रिया अब इसके बाद शुरू होगी। चाइना ने भी रिएक्ट किया है। चाइना ने भी कहा है कि अब हम बात करने के लिए हम लोग डायलॉग करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे भारत पे जो असर पड़ेगा वो भारत पे असर निगोशिएशन के द्वारा तय किए जा सकते हैं कि भारत का अभी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है अमेरिका के साथ। निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि एक्सपोर्ट सरप्लस बनाए रखें। लेकिन चाइना का अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट सरप्लस $200 बिलियन से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्षति जो है वो चाइना को होने वाली है। भारत बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहा है और भारत के अंदर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक प्रक्रिया कह सकते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से चल रही है कि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस किस जो प्रोडक्ट है हमारे एक्सपोर्ट होने वाले, किस किस प्रोडक्ट पे हम किस तरीके से बात करेंगे। उसके अलावा अमेरिका से जो इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट पे हम क्या क्या कंसेशन दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर गिव एंड टेक की प्रक्रिया है और इस गिव एंड टेक में मुझे लगता है कि भारत जो है वो किसी भी तरह की क्षति को बर्दाश्त कर लेगा और उसे फिर विन विन सिचुएशन में बदल देगा, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। इंडो पैसिफिक में दोनों का प्रेजेंस और दोनों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और उभरती दुनिया में भारत का विकल्प है। डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक शुरुआती कदम है जो कि 5 अप्रैल से लागू होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो सारे लोगों का, सरकार के अंदर बैठे हुए सारे लोगों का कहना है कि भारत इस मामले को काफी कह सकते हैं कि रैशनल तरीके से डील करना चाहता है। जी भावना, सरकार इसका किस तरीके से आकलन कर रही है, क्योंकि सरकार को इसका अंदाजा पहले से था। किन परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए इसका आकलन किया जा रहा है और शुल्क अंतर जितना बड़ा होगा क्या उसका खामियाजा भी ज्यादा होगा? अखिलेश,
हाँ, देखिए निश्चित तौर पे सरकार को, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार को पहले से इसका अंदेशा था। जब डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी उन्होंने ये बात बार बार कही थी, इंडिया इज ए टैरिफ किंग, वो बार बार लगातार पहले भी करते रहे थे। तो भारत विदेश मंत्रालय का है या कॉमर्स मिनिस्ट्री का है, सबको इस बात की आशंका थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर अगर आएंगे तो निश्चित तौर पे उसके रिपरकशंस होंगे, जो हमारा निर्यात आयात निर्यात का जो पूरा बिजनेस है अमेरिका के साथ। तो निश्चित तौर पे अमेरिका और भारत के बीच में जो पूरी जो बातचीत की प्रक्रिया है, माना यह जाता है विदेश मंत्रालय के तहत कि यह जो है सबसे ज्यादा बातचीत होने वाले जो देशों में शुमार है। भारत और अमेरिका के बीच की बातचीत लगातार कई स्तरों पे बातचीत होती रहती है, चाहे ऑफिशियल लेवल पे हो, चाहे जो जूनियर ऑफिशियल लेवल पे हो, चाहे वाणिज्य के लेवल पे हो, चाहे सुरक्षा के लेवल पे हो, रक्षा के मामले में हो, विदेश मंत्रालय के, और यहाँ तक कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है भारत का और अमेरिका का, बहुत ही उन्नत है। तो इस मामले में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल से हम करेंगे, तो उसके पहले ही भारत सचेत हो गया था और भारत ने अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर इसके लिए एक विशेष सेल भी बनाया है और वो सेल लगातार इस बात का आकलन कर रही है कि हम अमेरिका के साथ जब अगले चरण की बात होगी, और निश्चित तौर पे ये पूरा जो अनाउंसमेंट है भावना, ये अनाउंसमेंट एक बॉटम लाइन अमेरिका ने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अनाउंसमेंट फाइनल है। निश्चित तौर पे ये बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी और अमेरिका अगले कह सकते हैं कि ठीक, तो वार्ता की प्रक्रिया शुरू होगी, बातचीत से हल निकाला जाएगा, लेकिन शुरुआती घोषणा जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने अखिलेश यहाँ कर दी है। कितना हमको टैरिफ लगाना है, कितना अमेरिका को टैरिफ लगाना है, तो एक जी अखिलेश, इसके साथ साथ संक्षेप में अखिलेश आपसे यह भी पूछना चाहूंगी, जिन दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है, वहां से किस तरीके से प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आ रही है और ग्लोबल बाजारों पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? तो अखिलेश हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अमेरिका ने जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैक्स की बात की है और कई देशों पर जिस तरीके से टैरिफ लगाने की घोषणा की है, वैसे में देशों से किस तरीके से प्रतिक्रिया मिल रही है और भारत कितना तैयार इस समय नजर आ रहा है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात होगी अखबारों की सुर्खियों की। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का कि आज अखबारों में वो कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी रेशमा। सुप्रभात। अगर आज के हिंदी प्रकाशित अखबारों की बात करें तो कौन से वो मुख्य सुर्खियां जिन्हें अलग अलग पृष्ठ में जगह दी गई है? बिल्कुल सुप्रभात भावना, और ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिन्हें ज़्यादातर समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में जगह दी है, और जो एक खबर ज़्यादातर अखबारात ने अपनी जगह दी है सुर्खियों में, वो आपको बता देते हैं कि वक्फ बिल लोकसभा से पास हो चुका है। जी हाँ, और अगर आपको बताएं कि आज राज्यसभा में ये बिल पेश हो सकता है, लेकिन कल की अगर ये बात करें तो वक्फ बिल लोकसभा से पास हो चुका है। 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद 232 के मुकाबले 288 वोट से इसकी जीत हो गई है। और साथ ही आपको यहाँ बताते चलें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ये बात कही है कि वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन होता तो देश की तकदीर बदल सकती थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, चर्चा करते हुए, कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक और खबर की, ये खबर भी काफ़ी अहम हो जाती है। आपको बता दें कि बाहरी वाहनों का दिल्ली में भी होगा PUC। जी हाँ, बाहरी वाहनों का दिल्ली में PUC होगा, ये एक बड़ी खबर है दिल्ली वालों के लिए। आपको यहाँ बताते चलें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विधानसभा में ये घोषणा की है कि सरकार
सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अन्य राज्यों के वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण यानी PUC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नई नीति लेकर आ रही है। और यहाँ ये भी बताते चलें कि कैग की तरफ से दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण शीर्षक वाली रिपोर्ट के जवाब में ये कदम उठाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की खामियों को उजागर किया गया है। और साथ ही रेखा गुप्ता ने एक और भी घोषणा की, और वो ये कि 2026 तक राजधानी में 48,000 चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिसमें 18,000 सरकार द्वारा संचालित होंगे, जबकि 30,000 अर्ध सरकारी होंगे। यानी बहुत जल्दी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएंगी और चार्जिंग पॉइंट भी नज़र आएंगे, जिससे प्रदूषण में काफ़ी हद तक कमी के इम्कान बताए जा रहे हैं। और अब एक और खबर देख लेते हैं। ये खबर भी काफ़ी अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त थाईलैंड की यात्रा पर हैं, और आपको बता दें कि इस दौरान थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावार्ता के साथ वो वार्ता करेंगे और छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी का थाईलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, और साथ ही गवर्नमेंट हाउस में वो शिनावात्रा से मुलाकात करेंगे। और अब चलते चलते कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। ग्रैप 1 लौटा आज से, और गर्मी परेशान करेगी। पूर्वानुमान के अनुसार आज भी खराब स्तर पर प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया है। और आपको यहाँ ये बताते चलें कि ग्रैप 1 लौट आया है। प्रदूषण का स्तर सुबह से ही खराब स्तर पर मापा जा रहा है। और अगर आपने अब तक अपने AC की सर्विस नहीं करवाई है तो AC की सर्विस ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में जो तापमान है 40 डिग्री को पार कर जाएगा, और अगले 6 से 7 दिनों में 42 डिग्री तक ये पहुंचने का इम्कान बताया जा रहा है। और चलते चलते एक और खबर पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ज़ू है और ज़ू में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी के आसार भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लिहाजा ज़ू में गर्मियों के लिए एक नया डाइट प्लान बनाया जा रहा है जानवरों के लिए। ख़ासतौर से जो मांसाहारी जानवरों को दिए जाने वाले मीट की मात्रा कम से कम करने के लिए उनमें ये बताया जा रहा है कि उनको लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा, और हर हफ्ते जानवरों का जो रिवाइज चार्ट है उसको रिवाइज कर दिया जाएगा। तो ये कुछ खास सुर्खियां थी जो हम लेकर आए थे समाचार पत्रों से। रेशमा, अलग अलग क्षेत्रों से आपने जो खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं इतने कम समय में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्र की, जिसका आज है छठा दिन। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता की आरती की गई। वहीं छतरपुर में सुबह सवेरे आरती में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चैत्र नवरात्र के छठे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और नया संकल्प लेकर आता है। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। सेबी ने निवेश सलाहकारों और शोध विशेषज्ञों को 1 वर्ष तक के लिए अग्रिम शुल्क लेने की अनुमति दी है। मौजूदा नियमों के तहत निवेश सलाहकार एक ग्राहक की सहमति से 2 तिमाहियों तक के लिए अग्रिम शुल्क ले सकते हैं। देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च 2025 में बढ़कर 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। बेहतर मांग के बीच कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण HSBC इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधन सूचकांक मार्च में 58.1 पहुंच गया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी संगठनों में 1 मिलियन से अधिक लोगों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
वर्ष 2020 से अब तक वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के माध्यम से कुल 109 कोयला खदानें आवंटित की गई, जिनमें से 15 खदानें चालू हैं। इसी अवधि के दौरान 392 गैर कोयला प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, जिनमें से 32 चालू हैं। और कारोबार जगत के बाद आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। आईपीएल के 14वें मुकाबले में बुधवार को गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। आरसीबी ने 8 विकेट पर 169 का स्कोर खड़ा किया। बीसीसीआई ने 2025 के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इस साल भारत दौरे पर आएंगी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होगा। आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए हैं। उन्होंने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती T20 गेंदबाजी रैंकिंग में 1 स्थान गिरकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वरुण चक्रवर्ती 706 रेटिंग अंक के साथ न्यूजीलैंड के जेकब डफी और वेस्टइंडीज के अकील हुसैन से पीछे हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मंजूरी मिल गई है और वह रिकवरी के बाद विकेट कीपिंग के साथ साथ अपने पूर्णकालिक नेतृत्व भूमिका फिर से संभालेंगे। और आइए अब जान लेते हैं आपके शहर के मौसम का हाल ग्राफिक्स के जरिए, न्यूनतम और अधिकतम तापमान के जरिए। आज नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों में खिले रंग बिरंगे फूलों की झलकियां, जो आजकल देश विदेश से आए सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं। आप भी इन झलकियों का आनंद लीजिए और किस तरीके से ये फूल खिल रहे हैं और आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आ रहे हैं। और आज ही आपका दिन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।